अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। सफ़ारती और सियासी महाज़ों पर बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। सफ़ारती महाज़ पे एक बड़ी पेशकश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। भारत से कहा गया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से, कि अगर भारत और पाकिस्तान के खुफिया इदारे यानी ISI और रॉ आपस में उनके राब्ते हों, मुलाकातें हों, तो फिर दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी पेशकश है, इसका भी एक पस मंज़र है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ सियासी महाज के ऊपर हम देख रहे हैं कि बानी PTI चेयरमैन PTI इमरान खान ने अडयाला जेल से मुल्क की तहरीक की क़ियादत करने का अब ऐलान किया है। तफसीली ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना इस हवाले से एक पैगाम भी जारी किया है। और कानूनी महाज पे भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बज़ाहिर ओहदे से फ़ारग किया जा रहा है। अब फ़ारग क्या होना था, वो अपनी मुद्दत तो पूरी कर चुके जनवरी में, और 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक फालतू मुद्दत लेकर वो चल रहे थे। तो उनकी जगह अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बलूचिस्तान और सिंध से कमिश्नर हजरात की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब को ख़त लिख दिया है कि आइन के मुताबिक वो अपनी मुशावरत करें उनसे, और 3 नाम जो है वो पार्लिमानी कमेटी को दोनों ने मिलकर भेजने थे। इस हवाले से क्या उमर अयूब अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कराची बार के दरमियान एक झड़प हमें होती दिखाई दे रही है। मामला है 27वीं आईनी तरमीम का, जिसके हक़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। 27वीं आईनी तरमीम जिसका अभी कोई नामो निशान नहीं है। और बहरहाल कराची बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से इस ऐलान की शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हुकूमत का आलाकार बनने की कोशिश ना करे। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फोकल पर्सन बानी PTI इमरान खान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार आमिर अलियास राना। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं बिलावल भुट्टो की तरफ से भारत को की गई पेशकश की। आइए देखते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा क्या। I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. आमिर अलियास राना साहब, ये बहुत बड़ी एक पेशकश है पाकिस्तान की तरफ से, मगर इससे पहले जब मुंबई हमले हुए थे तो सदर आसिफ अली जरदारी ने ISI के सरबराह को भारत भेजने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्हें वो ऐलान वापस लेना पड़ा। ये कितनी अहम एक पेशकश है, और क्या ऐसा मुमकिन है जो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ISI और रॉ के सरबराह आपस में मिलकर बैठ जाएं? देखिए, ये इतनी अहम पेशकश तो है कि आप सवाल में ले आए हैं इसे, और सारा मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है, क्योंकि ये बहरहाल ऐसा नहीं है कि बिलावल भुट्टो ने ज़ाती हैसियत में जाके कोई बयान दिया और वो कोई ज़ाती दौरे पे थे और ये गुफ्तगू कर दी। वो हुकूमत पाकिस्तान के डेलीगेशन के हेड हैं और UN में बैठ के वो बात कर रहे हैं, और ये बड़ी एक सीरियस ऑफ़र है, और मेरे ख्याल में बड़ी नपीतुली है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की थी काकुल में कि आप इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर लाएं और तहकीकात करा लें। ये उसका अगला पार्ट है कि जी देखें, आज राह फंसी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में। कनाडा की इनविटेशन उनकी फंसी हुई पड़ी है अभी तक G7 की। तो ऐसे मौके पे जहाँ पे राह सबसे पहले आई है, और ये जो हमारी पेशकश पे पूरी दुनिया इस वक्त पॉजिटिव चल रही है, ये हालात इंडिया ने बनाए। पाकिस्तान तो हमेशा से राह की दहशतगर्दी का शिकार रहा है। तो जब दुनिया ने देखा और वहाँ पे क्या क्या पाबंदियों की अमेरिकी तंजीमें लगा रही हैं कि राह पे पाबंदी लगाएं, तो जब हमने ये बात की तो सारी दुनिया ने हमारी बात सुनी और समझी। जब समझ ली है तो हमारे साथ वो चल पड़े हैं, और अब जो इंडिया के साथ उसकी गत बन रही है उसका अगला हिस्सा हमने बेहतरीन अंदाज में एक ऑफ़र करके कर दिया कि जी अगर आपने करनी है ना तो हमारे साथ बैठ जाएं। तो दुनिया भी ये बात कहेगी ना कि जी बैठते क्यों नहीं हो, जब पाकिस्तान हर तरह से अमन की बात कर रहा है, जामा डायलॉग की बात कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा चंबा नहीं है, ठीक काम किया। पुरानी बातें वो हम तो हमारे तो 2 लोगों ने किताबें भी लिखी हैं, आपके बड़े दोस्त हैं वो, मतलब 2 ISI रिटायर्ड चीफ और राह के रिटायर्ड चीफ अगर किताब लिख सकते तो ऐसी क्या बात है कि जब एक इस इंटरनेशनल लेवल पे गुफ्तगू होने जा रही है तो हमने एक ऑफर किया, ठीक बात है।
ये और बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी जिन्होंने एडी दलत के साथ मिलकर किताब लिखी है भारत के रॉ के सरबराह के साथ, तो जनरल असद दुरानी की पेंशन बंद कर दी गई थी और फिर उनके खिलाफ बाकायदा फौजी कार्रवाई भी हुई थी। और बट एनीवे ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान का भारत के अंदर होने वाली दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं, तो पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है भारत की भारत के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात में? ये मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी जी राणा साहब। अच्छा, मैंने कहा कि आपने चूंकि वो बात की ना, तो पाकिस्तान क्या मदद करेगा, सवाल आपका ये है? जी जी, मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर तो पहलगाम में वाक़या हुआ, उससे पहले भी कश्मीर में वाक़या हुआ था, तो पाकिस्तान का उन वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो पाकिस्तान किस किस्म की मदद कर सकता है भारतीय हुकूमत की इस हवाले से? देखें, ये पेशकश अब सिर्फ एक इस इशू पे तो नहीं ना हो रही, ये तो एक ओवरऑल हो रही है, और वो तो इंटरनेशनल लेवल पे ताने बाने ओपन हो चुके हैं मेरे आके कि वो दहशतगर्दी कैसे कर रही है। तो पाकिस्तान ने ठीक बात की है कि आपको शक है ना हम पे, तो हमने पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटरनेशनली कहा कि आप मंगवा लें और कर लें, उसकी सर्टन शराइत होंगी कि कैसे करना है, वो नहीं आ रहा उस पर। हम अब अगले स्टेप पे गए और हमने बिल्कुल ठीक बात की है मेरी नज़र में कि भाई आप दुनिया को केस बताते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है, और हमने नहीं, दुनिया कह रही है कि राय ये काम कर रही है। हमारे यहाँ तो टारगेट किलिंग वो बेशुमार उन लोगों से करवा रहे हैं जो कलदम तंजीमें हैं, उनसे हायर करके यहाँ पे किए हैं उन्होंने। तो एक अच्छी बात है अगर इसको वो कबूल करें, लेकिन वो तो इसके जवाब में मुझे यकीन है कि उनकी तरफ से इल्ज़ाम ही आना है। लेकिन अब ये आलमी दुनिया तो समझेगी ना कि जिसके ऊपर हमेशा से भारत इल्ज़ाम लगाता रहा, वो हर तरह से ओपन होकर पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, क्या आओ जी दुनिया को बुला लो, आओ जी हमारे साथ बैठ के इस इशू पे बात कर लो, लेकिन करो तो सही ना, ताकि दुनिया को पता लगे कि अमन का पैगंबर है कौन। मगर क्या ये ऐसी पेशकश नहीं है कि जिसको भारत, तो हमें भी मालूम है, किसी सूरत कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अगर भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो वो क्यों हमारे साथ बैठ के इकरार जुर्म करेगा? नहीं, ना करे जी। आपके ख्याल में है कि अगर वो हम पहले से ये फर्ज कर लें और हम कहें कि उन्होंने मानना नहीं, हम बात ही ना करें? हम तो बात कर रहे हैं ना, हम तो रोजाना की बुनियाद पे इंडिया के सबूत दहशतगर्दी में मुलविस होने के पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रॉक्सीज के हवाले से रोजाना लेके आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे हमारे गुजरा जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो अब ये दुनिया और आलमी बरादरी, मतलब ये सारी की सारी देखे ना कि हम क्या चाह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो हैरानकुन हो। हैरानकुन ये है कि जो सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने किया वो अब उसके सर पे आ रहा है, उसको जवाब देना पड़ रहा है। लोग उनकी जो उन्होंने 100 डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी वो मुतमईन नहीं हुए। आपने और हमने देखा, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया कि 6 लोगों से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी एक ही बात थी कि जी पैटर्न पे बात कर रहे थे, ये नहीं बता रहे थे कि सबूत क्या है। तो पाकिस्तान तो आगे चल रहा है कि हम तो वो कलभूषण का भी मौजूद है, और आजकल जो कुछ हो रहा है, हमने ऑडियो वीडियो दिया और उसकी फोरेंसिक की ऑफर मौजूद है ना कि करा लें, कोई हमने तो नहीं ना क्रिएट की हुई। ये ऐसे नहीं हो सकता कि DGI-SPR ने खुद बना के और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सबको पता है कि इसकी इंटरनेशनली जब भी कभी कोई जरूरत होगी कि ये मुस्तनद है तो उनका फोरेंसिक होगा, लैब में टेस्ट होगा, तो कर लें। ठीक है। अच्छा नियाज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ISI के सरबराह और रॉ के सरबराह की मुलाकात होनी चाहिए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए? मेरा ख्याल है कि देखें कि जो वाक़यात हुए, ये पहलगाम वाला वाक़या है, ये भी आपको पता है कि इंडिया ने खुद करवाया है, और उसका एक एलिगेशन लगा कि इस तरीके पाकिस्तान, जिस तरीके पाकिस्तान को जंग में धकेला गया है, और कोई वाक़या भी पाकिस्तान पे साबित नहीं हो चुका। जिस तरीके राणा साहब ने कहा कि कलभूषण वाला वाक़या वो तो साबित हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि बात तो तब की जाती है जब आप उस स्टेज पे हों कि आपके ऊपर कोई एलिज करता है, इल्ज़ाम हो। पाकिस्तान पे तो इल्ज़ाम है ही नहीं ऐसा कि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की कि एक ISI के हेड था असद दुरानी, अगर जब उसका क्या तो उसकी पेंशन तक बंद कर दी गई, तो हमारी जो पॉलिसी है उसमें कंसेंसस होना चाहिए। हमारी ऐसी सेंसिटिव एजेंसीज हैं, अगर ये बैठ के बात करेंगे तो उसकी इंडिया एक ऐसा, और जो उसका हुक्मरान है, आपने हमारी स्टेटमेंट हमारे कायद की भी सुनी थी इमरान खान ने कि आप जंग, आप कहते हैं हम जीत चुके हैं, लेकिन मोदी जैसे मकार चालाक शख्स पे और इंडिया पे कभी भी एतमाद ना करो, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट है कि कोई वाकयात सामने की इंडिया ने हमेशा किया है
तो आप ऐसी सेंसिटिव एजेंसी को अगर इन्वॉल्व है तो बिलावल की स्टेटमेंट से वो एग्री नहीं करता। चले, अब तो देखें ना, पाकिस्तान और भारत के खुफिया इदारों के बीच राब्तों की तजवीज़ आ रही हैं, तो फिर तहरीके इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के बीच राब्ते क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों बज़ाहिर एक मज़ाहमत है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, क्यों आपसे राब्ता नहीं किया जा रहा? देखें, एक बहुत बड़ा बयान आया इमरान खान का कि तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान के मफाद की खातिर कोई बात है तो मैं एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात कर सकती है। अगर कोई मैं ज़ाती मफाद एस्टेब्लिशमेंट से कोई कहता है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। हाँ, मैं पाकिस्तान का मफाद सुप्रीम है, पैरामाउंट क्या है, आपकी स्टेट है, उसके लिए वो तैयार है। और वो स्टेट का इस टाइम आपका सिंबल है यूनिटी का। बेशक आपको भी नहीं जाने देते, साकिब राना साहब को भी नहीं जाने देते, मुझे भी नहीं जाने देते, लेकिन जिसके पास जाने नहीं देते वो तो पाकिस्तान के हक में स्टेटमेंट देता है। और जिसके पास एक्सेस थी, 5 दिन जंग रही, नवाज शरीफ नहीं बोला, ना मरियम नवाज बोली है। तो इमरान खान के पास तो वो तो इस मुल्क के लिए वो स्टेटमेंट देना चाहता है। अगर आप उसकी स्टेटमेंट, एक तरफ तो आपके बानी कह रहे हैं कि अभी भी खतरा है और मोदी के इरादे ठीक नहीं हैं जी, दूसरी तरफ आप इमरान खान कह रहे हैं कि वो अडयाला जेल से मुल्क की तहरीक चलाएंगे। क्या ये मौका अच्छा है तहरीक चलाने का? जान साहब, एक चीज़ है, आप भी मूवमेंट में रहे हैं, एक लैज मूवमेंट भी चली, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होते हैं लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि एक 8 फरवरी को आपने अवाम का मैंडेट छीना है, जो कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव थे अवाम के। ये कोई जुल्म किसी आम आदमी, अवाम पूरी पे जुल्म हुआ है। और फिर आप वो बिठा दिए वो लोग जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। लोग 26वीं तरमीम पे बात करते हैं ना, मैं और बात करता हूँ कि एक तो वो लोग बैठ के जिनके पास मैंडेट नहीं है, दूसरी बात है कि उन लोगों को फिर हाउस कंप्लीट नहीं है। आर्टिकल 239 कहता है कि आपका हाउस के नंबर कंप्लीट होने चाहिए। तो आप वो अमेंडमेंट लेके आ गए हैं, आपका लोगों का एतमाद नहीं है। ये तहरीक डिले नहीं हो सकती? अगर भारत की तरफ से खतरा है तो ये तहरीक क्यों? किसी वक्त भी भारत हमला, मैं बताता हूँ, भारत के खिलाफ अगर खतरा है तो 3 साल हमारी हुकूमत थी। आपको बालाकोट वाला वाकया याद है, इमरान खान ने 2-3 घंटे के अंदर एक्शन किया था। उसके साथ तो उसने कहा है मैं तो इंडिया के खिलाफ पूरी कौम को मैसेज दे रहा हूं कि आप मुतहद हो जाएं। तो उस वक्त आपने कौम को मुतहद करने के लिए, उस वक्त आपने कौम को मुतहद करने के लिए नवाज शरीफ को क्या रिलीफ दी थी? नवाज शरीफ 2019 में जब ये वाकया हुआ, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ को जिस तरीके रिलीफ मिला है ना, जिन्हें 2019 में आप लोगों ने क्या रिलीफ दी थी? नवाज शरीफ हमने क्या, नवाज शरीफ केसेस भुगत रहा था और उसको रिलीफ तो मिला जिन्होंने देना था। आपके पास में नहीं था वो रिलीफ। हाँ, रिलीफ जो देना था, जिन्होंने देना था उन्होंने रिलीफ दे दिया उसको। चले, साकिब बशीर साहब, बात रिलीफ की हो रही है, तो खान साहब तो बड़े डेस्परेट नज़र आ रहे हैं और बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अभी जो उनका बयान है ट्विटर एक्स के प्लेटफॉर्म से, वो मुल्क की तहरीक चलाने की बात हो रही है, बड़ी सख्त जुबान भी इस्तेमाल की गई है। तो क्या कानूनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? कल 5 तारीख को इमरान खान और बुशरा बीबी की जो है वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी लगी हुई हैं अलकादा ट्रस्ट केस में, तो क्या इम्कान है? 190 मिलियन पाउंड केस में दोनों की जो सज़ा मुअत्तली है उस पर समाअत होनी है। अब पहली हेयरिंग है, मतलब जब नोटिस हुआ है तो पहली हेयरिंग है। पहली हेयरिंग पे उमूमी तौर पर जो प्रोसिक्यूशन है वो टाइम लेती है तैयारी के लिए। टीम तो उन्होंने तश्कील दे दी है, तैयारी के लिए टाइम ले लेते हैं। या यह है कि कल अगर बैरिस्टर सलमान सफदर आर्गू करते हैं तो दूसरी तरफ से टाइम ले लिया जाता है। लेकिन अगर हालात साजगार हों तो जिसके असरात हमें हालात जब साजगार होते हैं तो उसके असरात भी नज़र आते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर जो है वो आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं, फैसले भी आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हुई कि बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल भी हो जाएं, नैब के भी हो जाएं, और जो ज़मानत है, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़मानत पर तो मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर फैसला आने का इम्कान है, लेकिन बुशरा बीबी क्योंकि उनकी सज़ा कम है, 7 साल है, इमरान खान की 14 साल है। तो अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हुई कि उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाए और उनकी ज़मानत हो जाए तो वो उनकी रिहाई हो सकती है। इमरान खान साहब की तो रिहाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लाहौर के 9 मई के केसेस 8 जो है वो पेंडिंग है। वो 16 जून को
समात होनी है। तो एक ही है कि अगर सजा तो है अलकादर ट्रस्ट केस की और कोई सजा नहीं है, सजा नहीं है, वो अंडर ट्रायल है वहां पे 9 मई के लाहौर के केसेस में। ठीक है, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर कल केस सुना जाए और उसका फैसला भी हो जाए और जमानत भी हो जाए तो फिर जो बुशरा बीबी वो पहली हियरिंग पे तो जो सजा होती है वो मुअत्तल हो भी जाती है। नहीं, इसमें माजी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इमरान खान साहब के केस में और नैब के केस में एक वाकया हुआ कि तोशा खाना 2 केस में इमरान खान साहब को 14 साल सजा थी और बुशरा को 10 साल की सजा। ठीक है, पहली हियरिंग पे अमजद परवेज आते हैं जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, तो उन्होंने आके रोस्टम पे कहा कि हमें इनकी बेल ग्रांट करने पे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, कोर्ट ने कहा बात खत्म हो गई, बेल ग्रांटेड। तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। ये पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जाएगी। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। आमिर इलियास राना साहब, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने का फैसला कर लिया है हुकूमत ने और एक ख़त जो लिखा गया है उमर अयूब को, तो आपके ख्याल में सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं अब अमली तौर पे हुकूमत ने फैसला कर लिया है उनसे जान छुड़ाने के लिए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, अपनी उसमें ज़ाती राय भी दी है जान छुड़ाने की। क्या पता है फैसले में अगर उनकी तरफ से नाम आ गया दोबारा सुल्तान सिकंदर राजा का, ये तो उमर अयूब साहब को तय करना है कि वो क्या नाम देते हैं, किस किस्म के नाम देते हैं कि वो हुकूमत को मुश्किल में डालें, कि ऐसे नाम दे दें कि वो हो जाएं। लेकिन मुझे कुछ भी होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। ये चलेगा काम, अभी तो इब्तिदा हुई है और वो लोगों ने कर दिया कि मुलाकात की, वो मुशावरत की दावत है जो लिखी पड़ी है और उसका जवाब अब उमर अयूब ने देना है। वो कब देते हैं, क्या नाम देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके ख्याल में सिकंदर सुल्तान राजा की खिदमत ऐसी हैं कि उनको तोसी दी जा सकती है सिकंदर सुल्तान राजा को? आपकी राय में ये खिदमत के ऊपर बात नहीं हो रही, जो आपने कहा ना जान छुड़ाने का, मैंने उसका जवाब दिया क्योंकि मैं उस अपनी राय दूंगा ना, आपने अपनी राय दी है कि जान छुड़ाने का। ये मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, कैसे आपके ख्याल में सिकंदर सुल्तान राजा, मैंने इसलिए दी कि जो उनको तोसी दी जानी चाहिए, ये मौजूद था कि सुल्तान सिकंदर राजा से जान छुड़ानी है, तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर नाम इनका आ गया तो आप क्या छुड़ाएंगे? वैसे आपकी क्या राय है उनकी कारकर्दगी के बारे में? फिलहाल इसके ऊपर अभी जब आप उसकी कारकर्दगी का क्वेश्चन करेंगे, आगे प्रोग्राम रखेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। फिलहाल मुझे कोई चीज़ फैसले में जाती हुई फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रही। अदालतों में लोग गए हुए हैं, अदालतों में जवाब चला जाएगा कि मुशावरत हो रही है। वैसे आपके ख्याल में जो एक ये पहला तजर्बा था कि एक पहले तो रिटायर्ड जजेस को लगाया जाता था, सिकंदर सुल्तान राजा पहले ब्यूरोक्रेट थे जो लगाए गए, तो क्या ये तजर्बा कामयाब रहा इलेक्शन कमीशन की सरबराही के लिए? यहाँ पे जिस तरह के इलेक्शन के तजर्बे हैं उसके अंदर आपको नज़र आया था कि वो बाई थी के बाद हमारे फ़खरू भाई मरहूम बैठे थे, उनको आर्मी चीफ का नहीं पता था तो वो भी यहाँ पे रहे। मुझे तो याद है, मैंने तो ख़बरें के दौर में एक इंटरव्यू किया था, मरहूम इकबाल हैदर लॉ मिनिस्टर थे, तो मैंने कहा ये कब आएगा उसका इलेक्शन कमीशन का जो है शेड्यूल है इलेक्शन का, तो वो कहने लगे कि नहीं वो तो इलेक्शन कमीशन ने देना है। मैं कहा नहीं, ये शेड्यूल तो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, मैंने नोट कर लिया हुआ था और वही शेड्यूल भी आ गया। मतलब हमें माजी से देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, यहाँ इसी तरह ही चलना है, ऐसे ही चलेगा। क्यों नहीं सब ऐसे ही चलेगा और सिकंदर सुल्तान राजा ही चलेगा? आपने बड़ा अच्छा कहा है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इलेक्शन करवाए और नीचे जो आरओ ने जिस तरीके से लोगों के पेपर रिजेक्ट किए, मुझे याद है कि जो उनके पावर वो कौन सा था आर्टिकल F जो था उसके साथ सादिक और अमीन लगा के वो रिजेक्ट करते रहे, वो लगाते रहे, हमारे पेपर इस तरह रिजेक्ट हुए और एक एक हल्के में दो अगर कोई 3 हल्कों में खड़ा है तो ऑर्डर एक ही था। तो वो आपको याद है कि एक हमारे टेनोर में मैं एडवोकेट जनरल था, प्रेसिडेंट से रेफरेंस आया सेनेट के इलेक्शन में, तो उसमें लास्ट पे होल्ड किया आर्टिकल 218 में कि फ्री फेयर इलेक्शन कराना और सुल्तान सिकंदर राजा को बुलाया गया। अब देख लें कि क्या ये इलेक्शन, ये सबको पता है कि रिज़ल्ट फॉर्म 45 के ऊपर क्या रिज़ल्ट था और किस तरीके रिज़ल्ट। अब आपको पिंडी डिवीज़न का पता है, उसमें भी मैं पेश हुआ काजी फैसल साहब के पास, जब पंजाब के चीफ जस्टिस ने शहजाद मलक साहब ने बिल नाम दिए थे जजेस के, उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर भी फिर रिटायर्ड 4 जज लगा के शकूर पिराचा जैसे जजेस को लगाया गया।
तो आप देखें कि इस मुल्क में क्या क्या चल रहा है। क्या तो आप क्या चाहते हैं? आप काजी फाइसा को इलेक्शन कमिश्नर लगवाना चाहते हैं? आप क्या हम देखें, इससे मुराद है कि आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, ठीक है ना, हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही न रहे। तो वो तो सारा जिस तरीके करके गए आपको सारा पता है। हम तो ये इमरान खान शुरू में भी ये कहता कि इलेक्शन अगर पाकिस्तान में फेयर हो गए तो सारा निजाम ठीक हो जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है, इनको लगाया किसने था? ये भी एक सवाल है ना। बिल्कुल, ये पीटीआई नहीं लगाया था ना उनको, माशाल्लाह। लेकिन उसमें एक मैं बात बताऊं कि इमरान खान के इसने बड़ी दफा अप्रोच की कि मैं जाके मिलूं। नैब के चेयरमैन ने भी, इमरान खान ने क्या कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा। आपके थ्रू अप्रोच की थी? नहीं, मेरे से अप्रोच आपने सुना है मैंने, लेकिन वो नहीं मिलते थे। वो कहते थे आप कॉन्स्टिट्यूशनल। जी राना साहब, जी राना साहब, वो बशीर मेमन ने कहा था ना कि नैब को तो शहजाद अकबर ही काबू कर रहा है। ये किसी और दौर में तो नहीं कहा था उन्होंने। सही। राना साहब मेरे इलाके से भी हैं। कमाल हो गई है। अब आपको इलाका याद आ गया, बरस से शहजाद अकबर का आप दिफा करेंगे। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। साफी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट वाजिद गिलानी ने, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज़ वराइश ने। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नियाजुल्लाह न्यासी, फोकल पर्सन इमरान खान और साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। सबसे पहले तो वाजिद गिलानी साहब, बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपकी तरफ से ऐलान एक आया है सामने कि आपने उस आइनी तरमीम की भी हिमायत का ऐलान कर दिया है जिसका अभी वजूद भी नहीं हुआ। तो ये किस किस्म की एडवांस बुकिंग है वाजिद गिलानी साहब? जो अभी तरमीम आई नहीं, आप उसकी भी हिमायत का ऐलान, पहले 26वीं का तो हम काम भुगता नहीं सके और आप 27वीं का आप हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, ये मामला क्या है? पहली तो बात ये है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ना आप भाई हैं और आपके वालिद साहब भी जो है वो इस पेशे से वाबस्ता रहे हैं और के भाई भी दोनों आपके इस पेशे से वाबस्ता है। गुजारिश ये है कि पहली तो बात करने का तरीकाकार ये होता है कि आप मुझसे पूछेंगे इस तरमीम में है ना, आपने इसके मतलब क्या बात की है, ये जो अल्फाज होते हैं ना चुनने के, ये थोड़ा मुनासिब होने चाहिए, ठीक है ना। गुजारिश ये है कि आप भाई हैं, रोज पेश होते रहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट आपको मुलाकात भी होती है, भाई हैं। बात ये साहब कि 26वीं तरमीम गवर्नमेंट ने की, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें थी, हम सब वो क्लास जो है ना वो उस पे है कि ये जो चीजें हैं उनमें से आप जो ना जी ये आपने गलत की है, ये बात तो आप मानते हैं, सारे लोग मानते हैं, अमन नवाज बुराई साहब भी मानते होंगे, नियाजुल्लाह खान नैजल भी मानते हैं और मैं भी, ठीक है। अब ये है कि कहने का मकसद ये है कि इसके दो पहलू हैं, ठीक है। एक पहलू ये है कि जो चीजें ऐसी हैं जो ज़ेरे एतराज हैं, एतराज है कि हमारे वकला ये कहते हैं जी कि ये फलां चीज ऐसी है जिसमें ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा जो उन्होंने कर दिया। अब ये हमारा ये है कि मुझे बताएं 26वीं तरमीम में जो खामियां हैं उसको जब वो दुरुस्त करेंगे या उसको वकला की जो ना वो जो हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी समझ में बातें हैं कि ये फलां आर्टिकल। अच्छा वाजिद गिलानी साहब, कतकलामी माफ, वाजिद गिलानी साहब सिर्फ ये बता दें कि 26वीं तरमीम में कोई एक, वाजिद गिलानी साहब माजरत के साथ, वाजिद गिलानी साहब थोड़ा सा ये बता दें कि 26वीं यानी तरमीम में जो 26वीं तरमीम में खामियां हैं वो असेंबली उसको दुरुस्त कर सकती है। अच्छा वाजिद गिलानी साहब थोड़ा सा ये बता दें 26वीं यानी तरमीम है क्या, उसकी सबसे अहम चीज क्या है 26वीं यानी तरमीम में, वो थोड़ा सा वजाहत कर दें, आम लोगों को नहीं पता। मेरी बात सुनो, बात ये है कि मैं बहुत तफसील में नहीं जाता, बात मेरा मौक़िफ़ सुन ले, मेरा मौक़िफ़ सुन ले, मैं लंबी जोड़ी बात नहीं करता, ठीक है ना। मेरा ये है कि हमारे इस जो बुनियादी तौर पे मैंने देखा कि पहले भी दोस्तों ने ये कहा जी कि आपने जना जी पिटीशन विड्रा कर ली 26वीं तरमीम की, जना जी वो आप जो है उसमें पिटीशन विड्रा कर ली। हमने कहा कि 26वीं जो तरमीम है हमने उसके हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन ज़ेरे समाअत है हमने वो विड्रा नहीं किए, ना ही हम उसका हिस्सा थे ना है, ठीक है। और जो जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जो पिटीशन फाइल हुई थी उसमें हमारे जो
साबका जो सदर थे उन्होंने पिटीशन फाइल की 22 फरवरी को। हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन था और 22 फरवरी को उन्होंने फाइल की विदाउट द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। चलो ठीक है, तो हो गई। हाँ, आपके बात आ गई। आमन नवाज साहब और के मेरा आमन नवाज वड़ैच साहब का मौक़िफ़ ले लेते हैं। आपका मौक़िफ़ आ गया वाजिद गिलानी साहब। आमन नवाज वड़ैच साहब का थोड़ा सा मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी आमन नवाज वड़ैच साहब, आपकी तरफ से प्रेस रिलीज आई है और आपने इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है ये हुकूमत की आलाकार बन रही है। आपकी प्रेस रिलीज से तासुर मिला है, ये इल्ज़ाम आपने क्यों लगाया? देखिए, जो बेसिकली इशू था, गिलानी साहब हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन इस स्टेज पे हमें बड़ा मोहतात होकर चलना है जब पहले ही मुल्क आईनी बहरान से चल रहा है। और इस तरीके का कोई भी एक्ट, चाहे वो मेरी तरफ से हो, किसी की तरफ से भी हो, वो एक पॉजिटिव मैसेज नहीं देता है। और खास तौर पे जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि ये जो ओथ का तरीका है या सबसे ओथ लेनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो 26वीं अमेंडमेंट में कुछ कमियां कोताहियां रह गई हैं, उस कमी कोताही को जो है आगे ले जाकर पूरा करना है। इससे क्या होगा कि अभी जैसे कि इस्लामाबाद के जब चीफ जस्टिस साहब ने ओथ लिया, तो जो सबसे बड़ा था कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इनका जो उनको अपॉइंट किया गया विदाउट ओथ किया गया, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि इनको ओथ लेना चाहिए था। अब ये आइन में है कि जब भी कोई जो प्रोविंस का है बड़ा आएगा तो वो पहले ओथ लेगा, सही है। तो अब जब उन्होंने ओथ नहीं लिया, जब बीइंग जस्टिस उन्होंने वहां पे उनको ट्रांसफर किया गया, तो उनकी पूरी जो सी है वो वहां पे क्रेडिबिलिटी जो सी है वो। मगर आमन नवाज साहब, थोड़ा सा मैं कहता हूं, आमन नवाज साहब, अब इशू यहाँ पे ये तो नहीं है, ये मामला तो पेंडिंग है सीनियरिटी का, ओथ का। इशू ये है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार पे इल्जाम लगाया कि वो हुकूमती अलाकार बन रही है 27वीं तरमीम की हिमायत करके। जी जी भाई, यहाँ पे गिलानी साहब का आता है तो उसमें हमने अपनी जरूर रिजर्वेशन शो की है। बेसिकली इसको इल्जाम नहीं कहते, रिजर्वेशन कहते हैं। ये हमारी रिजर्वेशन है कि अगर इस तरीके का कंडक्ट होगा तो इससे ये प्रेजम्पशन अज्यूम की जाएंगी, तो हमारी उसमें ये रिजर्वेशन है। और बड़े भाई से हमारी रिक्वेस्ट भी है गिलानी साहब से कि काइंडली इस स्टेज पे कोई भी ऐसी बात मत करें जिससे जो मजीद जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो, या वो हुकूमत जो नहीं करना चाह रही कुछ, उसको लगे कि शायद ये चीजें हमें करनी चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल में हमारी ये अप्रीहेंशन है कि अगर इस तरीके का कुछ होगा तो मैं भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी या कोई ना कोई ऐसा इशू होगा जो कल को हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। क्यों वाजिद गिलानी साहब, क्या गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है 27वीं तरमीम में? आपको कैसे पता चला कि 27वीं तरमीम आ रही है? आपको लॉ मिनिस्टर ने बताया, किसने बताया? देखिए बात ये है, बात गुजारिश ये है कि हम चाहते हैं कि जो 26 तरमीम में जो हुक्म है, जो इस पे हम सारे वकला जो है वो सरापा एहतजाज है, बशमूल जनरल अब्दुल्ला खान नई साहब और दीगर लोग, उसको अगर दुरुस्त करना है, उसके अंदर जो हमारा जिन पे इतराज है, अगर उनको दुरुस्त करना है तो डेफिनेटली वो एक कोई ऑर्डिनेंस थोड़ी जारी होगा कि ये हम इसको वापस करेंगे। वो भी डेफिनेट उसी असेंबली ने उसको विड्रॉ करना है या उसमें से अमेंडमेंट लेके अमेंड करना है, वो लाजिम बात है। तो आप इस बात को मानते हैं गिलानी साहब? आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि 26वीं आईनी तरमीम में बड़े नकाइज से, ये बड़ी बात आपने कह दी। देखिए गुजारिश ये है कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम जो लोग वकला जो हैं वो हर चीज को माइन्यूटली देखते हैं। ठीक है सर, इसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। चले, आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया। प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन आमन नवाज वड़ैच साहब और वाजिद गिलानी, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। तो साकिब बशीर, आपने सुना दोनों का मौक़िफ़, ये क्या लग रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो बुरा मान गया? मैंने कहा एडवांस बुकिंग में आप लोग पहले से ही हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, तो ये क्या आपको लग रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कंडक्ट क्या था और आपके नज़दीक कराची बार ने जो रिस्पॉन्ड किया है, क्या ये मुनासिब है? कराची बार ने रिस्पॉन्ड तो मेरे ख्याल में बड़े मुनासिब अंदाज में किया है और उन्होंने बताने की कोशिश की है। बल्कि मुझे याद है 26वीं तरमीम के खिलाफ जो एक यहाँ पे जब सुनी जानी थी तो उससे पहले या उसके बाद एक लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था। तो कराची से हमने देखा 250-300 वकील यहाँ पे इस्लामाबाद में आ गए। पुलिस ने उनको एक जगह रोका, दूसरी जगह उनको वो करने की कोशिश की गई, लेकिन इस्लामाबाद के वकील बाहर नहीं निकले। अब मैं इसका क्रक्स आपके सामने अगर रखूँ तो आज जो बात की है हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी साहब ने भी, उमूमी तौर पर इस्लामाबाद के वकील कन्फ्यूज हैं।
कोई मतलब स्टांस हमें नजर नहीं आता। उसकी एक वजह है कि पिछली जो कैबिनेट थी वो खुल खुला के 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी थी, खुल खुला के ट्रांसफर जजेस वाले मामले में इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़ी थी। अब वाले जो है वो उनका स्टांस टोटल मुख्तलिफ है। तब लॉयर्स कन्वेंशन हो रहे थे, वो कह रहे थे हम ट्रांसफर जजेस को किसी जरूरत नहीं आने देंगे, वापस भिजवाएंगे। तो एक कंफ्यूजन क्या है? क्या कोई मफादात हैं? क्या कोई छोटे मफादात हैं, बड़े मफादात हैं? जिस दिन इशू क्या है? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पिटीशन वापस ली है, उससे अगले 2 दिनों में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने विजिट किया है और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली उनका एक राब्ता है, वजीर आ रहे हैं, फंडिंग भी हुई उनकी फंडिंग जो बाकी बार्स को भी देते हैं, इनको भी जो है वो फंडिंग जो है मिली है। इनका जो प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो चैम्बर्स बन रहे हैं, चैम्बर्स का और मतलब इस किस्म का सारा, तो वो उनके काम जो है वो चल पड़े हैं और वो फुल फ्लेज उन ट्रांसफर जजेस के साथ खड़े हैं। मतलब बल्कि वाजिद गिलानी साहब ने तो 5 जजेस के हवाले से कहा कि इनको भी ट्रांसफर किया जाए। तो आर्टिकल 200 में तो कंसेंट है ना, तो उससे इनकी बात से तासुर ये मिला ये कंसेंट भी निकलना चाहिए और बगैर कंसेंट के इनको भेजें। ठीक है, तो न्याय साहब आपको क्या लग रहा है ये 27वीं तरमीम जो है जी इसको लाकर क्या करना चाहिए? मैं आमिर साहब भी मेरे भाई हैं, वो साके साहब ने ठीक कहा, वाजिद गिलानी साहब भी आपके भाई हैं, वाजिद साहब भी मेरे भाई हैं। आमिर साहब जिस तरह वो कला जा आए, जिस दिन वो जुडिशियल कमीशन की मीटिंग थी 10 फरवरी था मेरा ख्याल है, मुनीर मल्लक, अली अहमद कुर्द, हम सारे डी चौक पे मौजूद थे। इस्लामाबाद के वकील वो मौजूद थे जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं और आज तक मौजूद होंगे। तो मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, हमारे भाई कराची वाले जो प्रेसिडेंट हैं, और वाजिद गिलानी साहब भी, हमने इसको साहब ने प्रेसिडेंट बनाया। मेरी एक गुजारिश है कि वाजिद गिलानी साहब ने खुद कहा कि मैं मीडिया पे नहीं आ रहा। आज तो मीडिया पे आए हैं क्योंकि कराची बार के रिजर्वेशन, उन लफ्ज़ रिजर्वेशन का कहा आ गया है। देखें ये बहुत बड़ा वकला का इम्तिहान है। हम हैं वकला ही इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुहाफिज। मैं 26वीं तरमीम की गलतियाँ नहीं कहता, हमारा मौक़िफ़ ये है कि 26वीं तरमीम इन टोटो गलत है। जो बार मौक़िफ़ ले रही है, जो कराची बार, जो हामिद खान, जो हमारे सारे लोग हैं, और सारों को लेना चाहिए। नहीं तो जब वाजिद गिलानी साहब भी कह रहे हैं उसमें नकायश है। नकायश की बात ही मैं नहीं करता। 26वीं तरमीम आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तब आइन की वायरस चैलेंज होती जब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मतलब से 1 मिनट रुक जाना। प्रियम्बल में आइन में लिखा है कि अदलिया की आज़ादी को सिक्योर किया गया तहफ़्फ़ुज़ है। क्या इस तरमीम के बाद अदलिया आज़ाद है? नहीं। अदलिया मेरा आर्डर जो है लार्जर बेंच का 3 जजेस का आर्डर एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल उसको साइड पे कर देता है। जब आपके और आज आपकी तौहीन अदालत भी लगी थी। तौहीन अदालत भी लगी और किसी ने नहीं सुनी। मैं वाजिद गिलानी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप, ये एक टाइम है, अल्लाह ताला ने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर बनाया है। ये चैम्बर, ये चीजें, ये बहुत छोटी हैं, बिग काज के लिए खड़े हो जाओ। आज मैंने बार में भी ये कहा है, और मैं इससे जो वाजिद गिलानी साहब ने बात क्यों की है, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। इनको कहना चाहिए था कि ये 26वीं तरमीम ही गलत है। हमारा बहुत शुक्रिया न्याय साहब, साकिब बशीर साहब, तमाम मेहमानों का। साफी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।